देखो हम लोग देखेंगे आज टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। चूंकि कल हम लोग ईएमएफ इक्वेशन तक चेक कर लिए थे, तो हम लोग देखते हैं टर्न रेशियो होता क्या है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या का जो अनुपात होता है, उसका जो रेशियो होता है, उसको हम लोग टर्न रेशियो कहते हैं। यानी द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज कॉल्ड टर्न रेशियो। मतलब सीधा साफ है, किसी भी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या का जो अनुपात होता है, उसको हम लोग टर्न रेशियो कहते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन, द रेशियो बिटवीन number of turns in secondary winding, if number of turns in secondary winding, the ratio between number of turns in secondary winding and number of turns in primary winding, कहाँ हो तुम क्या कर रहा है? हाँ नहीं आज अंकित क्या कर रहा है? और ये नया लड़का बोला था तुम पास सारे लोग को लगा हुआ है, समझ में नहीं आता क्या पहले सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा पहले रेशियो में। हम भी वही बोले हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। क्या लिखा है? द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड टर्न रेशियो। It's called turn ratio. Its symbol is K. Its symbol is K. सुबह का पक्षधर सब गायब है, बहुत लड़का कर बोल रहा था सुबह से। Its symbol is K. K बराबर क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1। स्टेशन मास्टर साहब भी गायब है। K बराबर N2 अपॉन N1। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिए, अभी आप कल आप EMF का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? 4.44 पाई एफ, ये फॉर्मूला पढ़े थे। यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ निकालें ईपी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स एनपी हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न होगा। यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग का निकालें ईएमएफ, एनएस हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 में 1 से हम डिवाइड करते हैं। देखो ये तीनों टर्म तो कट जाएगा यहाँ तक, 2 में 1 से भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। एक रेशियो का रिलेशन आ गया इसके बीच में। एक और चीज हम देखें यहाँ पे, यदि हम करंट का भी रिलेशन दे थोड़ा समझिए। अब हम एक बात बोले थे कल, वोल्टेज जो है प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का कम ज़्यादा हो सकता है, करंट भी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका पावर कांस्टेंट रहता है।
चाहे प्राइमरी के लिए हो चाहे सेकेंडरी के लिए हो। मतलब प्राइमरी का पावर और सेकेंडरी का पावर क्या होगा, बराबर होगा। पीपी मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का पावर, पीएस मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर। पी बराबर फॉर्मूला होता है वी आई होता है। तो यहाँ पे पी के वी के जगह पे क्या हो जाएगा ई एस, और आई के जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी पी के जगह पे पी बराबर वी आई, वी के जगह पे ई पी और आई के जगह पे आई पी। इधर हो जाएगा ई एस आई एस। यहाँ से यदि हम निकाले ई एस अपॉन ई पी तो क्या हो जाएगा आई पी अपॉन आई एस। और ये आपका इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी अपॉन आई एस। रिलेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए न्यूमेरिकल तो इस बार चलते जाएंगे, ठीक है। इस बार न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे नहीं, जो बाद में करवाएंगे। इस बार साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चन है, हम डाटा समझ वो पढ़ के आपको डाटा देते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ये किसी 3 फेज, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको इस पढ़ाने से पहले थोड़ा डेल्टा और स्टार कनेक्शन के बारे में अभी हम डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। फिर चूँकि अभी बाद में उनको पढ़ाना है डेल्टा स्टार, वहाँ पे पढ़ा देंगे। याद रखिएगा ये चीज़ डेल्टा कनेक्शन में, सिर्फ अभी याद रखिएगा इन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। लाइन वोल्टेज जो होता है ना वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और लाइन करंट जो होता है ना वो फेज करंट का √3 गुना होता है। आपको जरूरत पड़ेगा इन डाटा का क्वेश्चन बनाने। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना होता है। इन डाटा को आप थोड़ा नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं यार सिम लिखा दिए करंट सेम हो। अब हो गया, उल्टा होता है, नोट कीजिए। इसका जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में आप लोग को। ट्रांसफार्मर के फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड हो गया है यूट्यूब पे। क्या हाँ सही में उल्टा ही होता है। पढ़ाएंगे इस सब चीज़ को, प्रूव करके दिखाएंगे इसी सेमेस्टर में। यूनिट खाली चेंज हो गया, दूसरा यूनिट मिटा दे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हम लोग उसका बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, कहता है किसी 3 फेज का डेल्टा स्टार, डेल्टा को त्रिभुज की तरफ से, स्टार को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेल्टा स्टार 11,400 वोल्ट, 11,400 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्राइमरी तब सेकेंडरी, यानी प्राइमरी वोल्टेज कितना है 11,000 वोल्ट, और सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 400 वोल्ट, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज हो गया, ये आपका ईपी हो गया, ये आपका ईएस हो गया, और ये आपका स्टार में कनेक्टेड है, और ये आपका डेल्टा में कनेक्टेड है। बोला ना, सॉरी डेल्टा स्टार, ये डेल्टा में और ये स्टार में, यानी प्राइमरी आपका डेल्टा कनेक्शन और सेकेंडरी का कनेक्शन स्टार में। कहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज को जो कम कर देता है। आगे पढ़ेंगे क्या होता है इसका
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कि सेकेंडरी वाइंडिंग में पर फेज, देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टर्न है। सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न मतलब NS कितना दिया है 40 टर्न पर फेज। प्राइमरी वाइंडिंग प्रति फेज टर्न्स की संख्या निकालिए, तो आपको NP क्या करना है निकालना है। क्या होगा NP, आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए ये आपको दिया हुआ डाटा जो है ये लाइन वोल्टेज है, समझिए ये लाइन वोल्टेज है। सबसे पहले इसका हमें क्या करना होगा फेज वोल्टेज निकालना पड़ेगा। देखिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे फेज वोल्टेज निकाले, तो ये तो डेल्टा में देखो एक चीज, डेल्टा कनेक्शन में आपने क्या देखा जो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, तो आपका ES जो है पर फेज कितना होगा 11,000, सॉरी EP जो होगा पर फेज वो 11,000 वोल्ट होगा। प्राइमरी वाइंडिंग मतलब EP पर फेज निकालते हैं, पर लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, हम फेज वोल्टेज निकाल रहे हैं फेज वोल्टेज। तो डेल्टा क्या है प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड है ना, और डेल्टा में हम क्या हम बोले हैं पीछे लिखा दिए थे डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, मतलब जो आपका लाइन वोल्टेज है वही आपका फेज वोल्टेज। लेकिन सेकेंडरी ES पर फेज देखिए, और लेकिन सेकेंडरी क्या है स्टार में कनेक्टेड है, और स्टार में देखिए लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना है, या फेज वोल्टेज इसके अनुसार क्या होगा लाइन वोल्टेज बट्टा √3 हो जाएगा। यदि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना है तो फेज वोल्टेज क्या होगा लाइन वोल्टेज बट्टा √3, तो लाइन वोल्टेज आपका कितना है 400, अब बट्टा √3 लगभग भाग देंगे 231 वोल्ट के करीब आएगा, भाग दोगे तो आपका सेकेंडरी EMF जो है ES पर फेज कितना हो जाएगा 231। √3 का वैल्यू होता है 1.73, पुट कीजिएगा 231 आएगा। तो अब आपका फॉर्मूला अभी पढ़े हैं ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। ES आपका कितना है 231, 11,000, NS 40, NP पता नहीं। अब यहाँ से तो मेरे ख्याल से आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ से कटफुट यदि कर ले तो आपको निकल जाएगा लगभग 1905 टन के लगभग आ जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, सिंपल है, बैक ग्रोस आता है ना यहाँ से। अरे NP कितना हो जाएगा 11,000 गुने 40 बट्टा में 231, ठीक है निकाल लीजिए नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक 44 kVA का ट्रांसफार्मर है, यानी पावर उसका दे दिया है कितना 44 kVA। आज कुछ शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे। 11,220 वोल्ट है उसका रेटिंग, 11,220 मतलब प्राइमरी वोल्टेज 11,000 है और सेकेंडरी वोल्टेज 220 हो गया। सेकेंडरी में 25 को टर्न है, NS 25 है। प्राइमरी टर्न की संख्या निकालिए। प्राइमरी और सेकेंडरी से पास होने वाले विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट भी निकालिए, यानी IP भी निकालिए और IS भी निकालिए। इतना डाटा आपको दिया, पावर दिया है कितना 44 kVA, और इसका प्राइमरी वोल्टेज हो गया, ये सेकेंडरी वोल्टेज यानी आपका ये हो गया EP, ये हो गया आपका ES, और यहाँ पे कुछ डेल्टा स्टार में लिखा रहता है, डायरेक्ट ये फेज वोल्टेज मान लेंगे, ठीक है। तो आपको NP तो आराम से निकल जाएगा फॉर्मूला से। आप ये फॉर्मूला पे बैठाइए, ES अपॉन EP NS अपॉन NP, क्या 220, 11,000, NS 25, NP नहीं पता, क्या आएगा कि नहीं आएगा, जीरो कटेगा 1250 है। कितना
कितना आएगा? 1250। डायरेक्ट लिख देते हैं तो ये बच्चा काट के बोला 1250 टन। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? आईपी और आईएस भी चाहिए। तो आपने आपका पावर तो दिया है ना, तो आप लगा दीजिए एक बार फॉर्मूला ईपी इंटू आईपी। ई बराबर वी आई होता है ना, तो आपका वोल्टेज क्या है? ईपी है। करंट क्या है? प्राइमरी का। जो प्राइमरी के लिए लगाएंगे तो प्राइमरी आईपी। पावर आपका 44, ईपी आपका कितना? देखिए 44 क्या है? केवीए है। तो इसको वोल्टेज में बदलने के लिए कितना से गुना? 1000 से गुना। और ईपी आपका ईपी कितना है? 11000 इंटू आईपी। आईपी का वैल्यू कितना है? सॉरी आईपी तो निकालना ही है ना। 3 जीरो कट जाएगा, 11 चौके 44। आईपी बराबर 4 एम्पीयर। आईएस निकालना था तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिए ई बराबर ईएस इंटू आईएस। ईएस कितना है? 220। आईएस 0 22 गुना 44 200। आईएस बराबर 200। कोई डाउट? लगभग 2:30 बजे रात में सोए हैं और फिर भी पूरा कोशिश करके टाइम से पहले 27 में पहुंच चुके थे। कल सोच लिए थे जो 3 फेज इंडक्शन मोटर को खत्म करना है रात में, और 3 फेज इंडक्शन मोटर रात में पूरा पढ़ के खत्म कर दिए, तभी सोया। फिफ्थ सेमेस्टर का एक यूनिट है, उसमें अकेले एक यूनिट जो है ना वो 70 नंबर में 36 नंबर का एक यूनिट है 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए एक हम फिर नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में, ध्यान से समझिएगा, किसी ट्रांसफार्मर में टर्न्स पर वोल्ट, देखिए टर्न्स पर वोल्ट, टर्न्स पर वोल्ट लिखने का तरीका है। टर्न्स मतलब एम, पर मतलब बट्टा, वोल्ट मतलब दिया है, उसका वैल्यू 8 दिया है। प्राइमरी वोल्टेज 110 है, सेकेंडरी वोल्टेज 25 है। तो प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्न्स की संख्या निकालिए। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स की संख्या निकालिए। एक बात बताइए, आपको क्या पूछ रहा है? एनपी पूछ रहा है, एनएस पूछ रहा है, यही बोल रहा है निकालने के लिए। आप एक काम कीजिए, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये एन बट्टा ई है, यहाँ पे लिखते हैं एन पी बट्टा ई पी बराबर 8। हमको एन पी चाहिए, बाई क्रॉस कीजिए, क्या हो जाएगा? 8 इंटू ई पी। 8 का ई पी का वैल्यू कितना है? 110। 11 8 88 880 निकल गया। इसी तरह से हम एन एस बट्टा ई एस 8 लिख सकते हैं। एन एस बराबर ई एस इंटू 8। ई एस का वैल्यू कितना है? 25 इंटू 8 25 8 200। कोई डाउट है? एन बट्टा ई दिया हुआ था, एक बार पी लगा दो, एन पी निकल जाएगा। एस लगा लो, एन एस निकल जाएगा। नोट कीजिए, देखिए ऐसा न्यूमेरिकल अच्छा करवाएंगे हम, ठीक है, पूरा कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 6600 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया, सोर्स से कनेक्टेड है। ये सोर्स है, और सोर्स वोल्टेज मतलब कि प्राइमरी वोल्टेज, इसका मतलब ये आपका ईपी दिया हुआ है, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। यदि कोर का क्षेत्रफल जो एरिया दिया है ए 0.05 मीटर स्क्वायर,
फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे फ्लक्स होता है, बी होता है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट करते हैं। 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्न्स की संख्या निकालिए। सेकेंडरी वोल्टेज भी दिया है 220। एनपी क्या होगा, एनएस क्या होगा? ये पूछ रहा है ना। देखिए आपको ए दिया है, बी दिया है, आप यहाँ से फाई निकाल लीजिए। फाई बराबर फॉर्मूला होता है बी ए, ठीक है। बी आपका कितना है 1.5 0.05 कितना हो जाएगा? अरे 15 25 75 होगा। 2 और 1 3 के बाद 1 2 और 3 0.075 प्लस या प्लस का यूनिट वेबर होता है, ठीक है। मेरा फाई का वैल्यू निकल चुका है। हमको एनपी चाहिए, एनएस चाहिए। देखो एक फॉर्मूला पढ़े हो, ई बराबर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? 4.44 फाई एम। प्राइमरी के लिए लेंगे तो एनपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ईपी का वैल्यू दिया है 6600 वोल्ट। फाई के वैल्यू निकालने हैं। एफ दिया है 50। देखिए एक ही डाटा ना नहीं दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा। ये सब इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। और मेरे ख्याल से कट कूट के आपको एनपी का वैल्यू 396 आ जाएगा। 396 दशमलव पूछाएगा, दशमलव में तो होगा नहीं ना, तो हम लोग 396 टन सी। आपका एनपी आ गया। अब एनएस चाहिए ना, एक फॉर्मूला बैठा दो ना, ईएस ईपी एनएस एनपी। ईएस कितना है 220, ईपी 6600, एनएस पता नहीं, एनपी 396। यहाँ से उम्मीद करते हैं जो कट पुट करेंगे तो आ जाएगा एनएस का भी वैल्यू। और एनएस का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 132 कट पुट के आएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 113.2 आया था, इसलिए 13 लीजिएगा आप एनएस। चलिए यहाँ तक डाटा हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हेडिंग दीजिए ट्रांसफार्मर लॉसेज। है क्या ट्रांसफार्मर लॉसेज, नया हेडिंग। ट्रांसफार्मर लॉसेज आप सीधा कह सकते हैं, जो लॉस इलेक्ट्रिकल पावर का जो लॉस ट्रांसफार्मर के अंदर होता है वो ट्रांसफार्मर लॉसेज कहलाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा द लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर the losses of electrical power in transformer is called transformer losses. देखिए मेनली 3 प्रकार का ट्रांसफार्मर लॉस होता है, ठीक है। तो लिखिएगा देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेज। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेज। 3 की जगह 2 कीजिए, बीच में फिर बांट देंगे, 3 को बुरा देंगे, 2 कर दीजिए, 2 ही कर दीजिए। ऐसे अलग अलग कर दे तो 3 हो जाता है, एक साथ में 2 करके फिर बीच में एक को हम 2 भाग में बांट देंगे।
पहला आयरन लॉस, दूसरा कॉपर लॉस। पहला आयरन लॉस और दूसरा कॉपर लॉस। हेडिंग दीजिए आयरन लॉस। देखिए आयरन लॉस मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो आयरन कोर के कारण से जो लॉस होता है ना, उसको हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के आयरन कोर के कारण जो ट्रांसफार्मर में लॉस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयरन लॉस कहते हैं। ठीक है, यानी किसी ट्रांसफार्मर में उसके कोर के कारण से होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर का जो लॉस होता है, यानी ट्रांसफार्मर में आयरन कोर के कारण से इलेक्ट्रिकल पावर का जो लॉस होगा, उसको क्या कहेंगे, आयरन लॉस कहेंगे। यानी आयरन कोर के कारण होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस आयरन लॉस कहलाएगा। कोई डाउट है तो लिखिए। द लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, the losses of electrical power due to iron core, the losses of electrical power due to iron core in the transformer is called iron loss. It's called iron loss. There are two types of iron loss. Iron loss का दो प्रकार होता है। पहला ईडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस क्या समझ गया, हिस्टेरेसिस। पहला हेडिंग दीजिए ईडी करंट लॉस। देखिए पहले समझिए ईडी करंट लॉस होता क्या। हमने कल बताया था ईडी करंट लॉस के बारे में। तो जब आप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग जब यानी प्राइमरी वाइंडिंग से करंट पास करता है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब फैराडेज लॉ के अनुसार, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ तो इंड्यूस होता ही है, साथ में ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब उस ईएमएफ यदि कोर में भी यदि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो कोर का भी तो सर्किट क्लोज होता है, तो कोर में भी एक करंट पास करेगा। लेकिन जो कोर में जो करंट पास होता है वो तो यूजलेस करंट है, मतलब उस करंट का तो कोई यूज नहीं है। उस करंट के कारण से अनावश्यक रूप से इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर के कोर में, ठीक है, यूजलेस करंट के कारण होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर का जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईडी करंट लॉस कहते हैं। इसके कारण से ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, according to Faraday's law of electromagnetic induction, according to Faraday's law of electromagnetic induction, according to Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF
is also induced, an EMF is also induced, an EMF is also induced in the transformer core, in the transformer core, and a current flows, and a current flows through the core. The electrical power loss in the core, the electrical power loss in the core, the electrical power loss in the core due to this useless current, due to this useless current, due to this useless current is called eddy current loss. ठीक है, इस ड्यू टू एडी करंट लॉस, आगे लिखिएगा, ड्यू टू एडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर बिकम्स हीट, ट्रांसफार्मर बिकम्स हीट, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है दिया है Vm स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। लिखिए फॉर्मूला, W बराबर Vm स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। वेयर लिखिए W बराबर एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस इन वाट, इन वाट यानी यूनिट जो होगा उसका वाट होगा इन वाट। Vm बराबर Vm मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, इन वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी यूनिट सबका लिखाते जाते हैं। F बराबर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज Hz, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। T बराबर थिकनेस ऑफ कोर, कोर की मोटाई, थिकनेस ऑफ कोर इन mm, इन mm। कोई डाउट है फॉर्मूला में? फॉर्मूला को समझ गए ना, कौन डाटा क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, उसकी मोटाई, और W ही तो एडी करंट लॉस। अब हेडिंग दीजिएगा सेकेंड हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस हम बताए थे कल भी, जो एसी करंट जो होता है वो साइनोसॉइडल होता है, मतलब प्रत्येक हाफ साइकिल के दौरान इनका पोलरिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है। और जब पॉजिटिव पोलरिटी रहता है ना, तो
तो वो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको मैग्नेटाइज करने का काम करता है। अरे मैग्नेटाइज करना है मतलब मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करना, ठीक है, नहीं मैग्नेट उसको मैग्नेट बनाना। इसी कंडक्टर से करंट जब पास करते हैं तो पॉजिटिव साइकिल के दौरान उसको मैग्नेटाइज करता है और निगेटिव साइकिल के दौरान डीमैग्नेटाइज करता है। लेकिन टाइमिंग इतना कम होता है कि आपको पता नहीं चल सकता है कि कब मैग्नेटाइज हुआ कब। चूँकि 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज मतलब समझते हो ना, 1 सेकेंड में 50 बार चेंज होगा पोलरिटी। 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज, तो कहाँ से तुमको डायरेक्टली सीधा पता चलेगा? 1 सेकेंड में ही 50 बार पोलरिटी चेंज होगा। 50 सेकेंड का हर्ट्ज का मतलब तो वही होता है ना। तो कोर के बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण से जो इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस होगा ना ट्रांसफार्मर में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हिस्टेरेसिस लॉस कहेंगे। आई होप समझ गए होंगे। ट्रांसफार्मर के कोर का बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में इलेक्ट्रिकल पावर का जो लॉस होगा वो हिस्टेरेसिस लॉस कहलाएगा। इससे इजी का बताए भाई, लैंग्वेज भी हम हिंदी में पूरा समझा दे बोल दिए। और लिखिए इसको इंग्लिश में। द इलेक्ट्रिकल पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर the electrical power loss in the transformer due to magnetizing and demagnetizing of transformer core due to magnetizing and demagnetizing of transformer core again and again, यानी बार बार, again and again, is called hysteresis loss. लिखिए फॉर्मूला WH बराबर एटा Bm का पावर 1.5 सॉरी 1.6 होता है पावर FB। लिखिए हो गया। Bm का पावर 1.6 दिया है 1.6 क्या लिखा कहाँ पे? थीटा कहाँ? थीटा कांस्टेंट है। लिखे हुए यार WH बराबर हिस्टेरेसिस लॉस एटा बराबर ये सिंबल एटा का हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, हिस्टेरेसिस कांस्टेंट Bm तो पता ही है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। F भी आपको पता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। V जो है वो कोर का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ कोर। V जो है वॉल्यूम ऑफ कोर, V लिख लीजिए, V बराबर वॉल्यूम ऑफ कोर इन मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब मिल जाता है ना, एम क्यू। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? हेडिंग दीजिए कॉपर लॉस। कॉपर लॉस हेडिंग दीजिए।
लग रहा होगा जो बड़ा आसान टॉपिक है। कॉपर लॉस होता क्या है भाई? देखो अंकित, बंद करो मोबाइल को। देखो होता क्या, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। वाइंडिंग का कुछ तो रेजिस्टेंस भी होगा भाई, तो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण से इलेक्ट्रिकल पावर का जो लॉस होगा ना, ओकरा कथी कहेंगे? कॉपर लॉस कहेंगे। यानी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के कारण से इलेक्ट्रिकल पावर का जो लॉस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉपर लॉस कहेंगे। ठीक है, अब बताओ, इतना इजी बात यदि कोई बच्चा नहीं समझे तो क्या कहें हम भाई? वाइंडिंग कॉपर से किया जाएगा। हाँ, कॉपरे से किया ही जाएगा सर। एल्युमिनियम का नाम मत लीजिएगा, ट्रांसफार्मर कॉपर से ही करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम तुरंत जल जाएगा। लिखिए कॉपर लॉस में, द इलेक्ट्रिकल पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर, द इलेक्ट्रिकल पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर, the electrical power loss in the transformer due to resistance of transformer winding, due to resistance of transformer winding is called कॉपर लॉस। इस लॉस का जो मान होता है ना, वैल्यू, वो लोड बढ़ने के साथ साथ लॉस, कॉपर लॉस भी बढ़ता है। ठीक है, तो लिखिएगा कॉपर लॉस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड। कॉपर लॉस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड। कॉपर लॉस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड। आज से कुछ शॉर्ट वीडियो हम भी बनाएंगे, 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अभी उसका चलन, यूट्यूब भी उसको बहुत ज़्यादा अभी हाईलाइट कर रहा है। तो हम भी पढ़ाने के ऊपर ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट उठाएंगे, उसमें ऐसा बात से समझाएंगे, ट्रिक समझाने का कुछ ऐसा जो लगे। तो लिखिएगा कॉपर लॉस बराबर, लिखिएगा टोटल कॉपर लॉस बराबर, लिखिए टोटल कॉपर लॉस क्या हो जाएगा? देखिए प्राइमरी दो वाइंडिंग क्या हुआ है? दो है, एगो प्राइमरी वाइंडिंग है, एगो सेकेंडरी वाइंडिंग है। और लॉस का फॉर्मूला होता है I² तो प्राइमरी वाइंडिंग का बात करेंगे तो IP² RP प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करेंगे तो IS²RS। मतलब प्राइमरी करंट, प्राइमरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी रेजिस्टेंस। प्राइमरी करंट हुआ प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। नोट करिए, वेयर में लिख लीजिए, वेयर में लिख लीजिए IP प्राइमरी करंट, IS सेकेंडरी करंट। क्या I²? ठीक है, तो सर लॉस तो पावर के रूप में हो रहा है, एनर्जी के रूप में थोड़े हो रहा है, पावर तो दिखा रहे हैं ना सर। RP बराबर रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, RS बराबर रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। हेडिंग दे दीजिए ट्रांसफार्मर इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर इफिशियंसी, देखिए इफिशियंसी जो होता है ना, हमेशा आउटपुट और इनपुट का जो ना रेशियो होता है। तो किसी भी ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो होगा ना, उसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए
the ratio between output power and input power of a transformer, the ratio between output power and input power of a transformer is called transformer efficiency. देखिए यहाँ से एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, चूँकि मेनली जो है ना एफिशिएंसी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसलिए परसेंटेज के लिए गुने 100 करना पड़ेगा। नोट कीजिए, ये थोड़ा रुक जाइए। अब देखिए आउटपुट पावर, इनपुट पावर जो होगा वो आउटपुट पावर प्लस लॉस के बराबर होगा। भाई इनपुट में पावर दिए और आउटपुट में जितना पावर मिल रहा है तो बीच में तो कुछ लॉस भी होता है ना, तभी मान लीजिए 10 रुपया आप दिए, 1 रुपया लॉस हो गया, 9 रुपया आउटपुट को मिला, तो इनपुट कितना हो गया 9 प्लस 1 यानी आउटपुट पावर प्लस लॉस। अब देखिए इस आउटपुट पावर में क्या होगा, P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, या पावर को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर VI यानी KVA में मेनली जो है ना पावर को हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पावर को KVA में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम बताएंगे आखिर पावर ट्रांसफार्मर को KVA में रेटिंग क्यों करते हैं। पावर का यूनिट यदि वाट होता है तो बड़ा यूनिट किलोवाट भी तो है, किलोवाट में भी तो करना चाहिए, लेकिन किलोवाट में नहीं करके KVA में क्यों करते हैं हम बताएंगे अभी आगे। तो हम आउटपुट पावर को लिख सकते हैं KVA, और चूँकि पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा तो cos पाई गुने 100 KVA cos पाई प्लस लॉस में क्या आ जाएगा, कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। नोट आप कर सकते हैं।